Hello to all of you. Once again, I welcome to all of you in this UPSC GS paper discussion and detailed solution segment. I am Mrityunjay Rai and let's start the session. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूपीएससी जीएस पेपर के डिस्कशन सेगमेंट में। और 61 से 80 सवाल हम लोग देखेंगे इसमें, और ये चौथा वीडियो सेगमेंट है, उस सीरीज का चौथा सेगमेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। हाँ, 61वां सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। कहता है कि विच ऑफ द एबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो सबके लिए क्या हो, ओपन हो, जो अलाउ टू एक्सेस सबके लिए हो। ठीक है, हाँ, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इज एनी प्लेटफॉर्म दैट अलाउज to its source code to any other user or developers। और इसमें ये चारों है, आरोग्य सेतु भी है, डिजी लॉकर भी है, कोविन और दीक्षा, ये चारों है। डी इज द राइट आंसर। An open source platform is any platform that allow access to its source code to any other users or developers। जिसका सोर्स कोड कोई भी यूजर या डेवलपर देख सकता है, उसको देखना अलाउड है, दैट इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। एंड एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इज वन एस्पेक्ट ऑफ अ वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन सोर्स प्रोडक्ट इन कंट्रास्ट विथ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर विच इज अ टाइप ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर that reserve rights only to authorized individuals to open source software aims to allow equal access to anyone everyone। यानी ओपन सोर्स होगा तो कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसका सोर्स कोड देख सकता है, चाहे वो यूजर हो या डेवलपर। ठीक है, आरोग्य सेतु आपको पता है कि ये ऐप था कोविड के टाइम पे, ये जानने के लिए कि आपके आसपास सेल्फ असेसमेंट ऐप था और ये ओपन सोर्स था। कोविन जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐप था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय का ये ऐप था यह, और यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। ठीक है, 62वां सवाल आपके स्क्रीन पे, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 और 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3.0 के बारे में जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको बताना है। पहला कहता है कि 3.0 इज अ वेब टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। एग्जैक्टली 3.0, वेब 2.0 अब तक चल रहा था, 2 समथिंग चल रहा था। 3.0 जो है कंट्रोल कर सकता है, अपने डेटा को लोग इनेबल करके कंट्रोल कर सकते हैं। वेब 3.0 वर्ल्ड, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लॉकचेन के जरिए सोशल नेटवर्क्स बन सकता है। और तीसरा कहता है कि वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। कहा कि वह किसी निगम की बजाय सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित होगा। यानी तीनों सही हैं, डी इज द राइट आंसर। Web 3.0 is the next version of the internet where services will run on the blockchain। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही इसकी सेवाएं चलेंगी। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट दैट रन्स ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में भी करेंगे। इट विल बी परमिशनलेस एंड डेमोक्रेटिक फॉर इंस्टेंस। ठीक है, Twitter will not able to censor post and Facebook will not able to maintain a database of billions of users that can be potentially used to influence elections। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बड़ी चीजें होंगी कि ट्विटर जो है वो आपके पोस्ट को सेंसर नहीं कर पाएगा, और फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके डेटाबेस को रीड नहीं कर पाएंगे या उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? In Web 3.0 universe, people will control their own data
यानी जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपना डाटा क्या करेंगे, खुद ही कंट्रोल करेंगे एंड विल बी एबल टू मूव अराउंड फ्रॉम सोशल मीडिया टू ईमेल टू शॉपिंग, ईमेल टू शॉपिंग यूजिंग अ सिंगल पर्सनलाइज्ड अकाउंट। कहा कि यहाँ पे एक सिंगल अकाउंट से आपका ईमेल भी चलेगा, शॉपिंग भी कर पाओगे और सोशल मीडिया भी चलेगा, अलग अलग अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। क्रिएटिंग अ पब्लिक रिकॉर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन ऑफ ऑल दैट एक्टिविटी, और हम वो चाहते हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ब्लॉकचेन से ऐसी सारी एक्टिविटी क्रिएट की जा सके। All data will be interconnected and decentralized way, unlike the current generation internet Web 2.0, where data is mostly stored in centralized repositories. आज क्या है, डेटा उनके सर्वर रूम में जमा होता है और व्हाट्सएप चलाओ आपका डेटा गया, आप फेसबुक चलाओ, ट्विटर चलाओ, आपके बारे में सारी जानकारियां कहाँ गई, किसी और के पास, वो उनके यहाँ स्टोर है। यहाँ पे क्या है कि नहीं, आपका जानकारी आपके पास रहेगी। और ये कैसे होगा, 3D ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये किया जाएगा। 63वां सवाल, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। SaaS buyers can customize the user's interface and can change the data fields. SaaS user can access their data through their mobile device. Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are forms of SaaS. कहता है कि एक SaaS खरीदार जो है, जो यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकता है और डेटा फील्ड को क्या कर सकता है, बदल भी सकता है, ठीक है, और यह मोबाइल उपकरणों के माध्यम से डेटा एक्सेस कर सकता है। और तीसरा कहता है कि आउटलुक, हॉटमेल और याहू जो है ये SaaS मेल के रूप है, तीनों ही सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आर यूजर्स अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट एंड यूज क्लाउड बेस्ड एप्स। क्या यूज करता है वो, क्लाउड बेस्ड ऐप यूज करता है। देखिए डी है इसका आंसर और ये रहा एक्सप्लेनेशन। सॉफ्टवेयर एज सर्विस अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट एंड यूज क्लाउड बेस्ड एप्स ओवर इंटरनेट। यानी इसमें ये यूजर्स को कहता है कि आप क्या करो, क्लाउड बेस्ड ऐप इसमें आएंगे और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन एग्जांपल्स क्या है, ईमेल, कैलेंडरिंग एंड ऑफिस टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये क्या है, क्लाउड बेस्ड है, इसमें आपका किया हुआ सारा काम क्लाउड में सिक्योर है। SaaS provides a complete software solution which is purchased on a pay as you go basis from a cloud service provider। आप देखो आज भी आपको क्लाउड सर्विसेज मिलता है जहाँ पे आपको स्टोरेज के अलावा बहुत सारी और भी सुविधाएं होती हैं और इसे आपको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, ठीक है। 64वां सवाल, which one of the following statement best reflects that idea behind the fractional orbit bombardment system often talked about media। कहा कि कौन सा जो है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के पीछे सबसे अच्छा बात बताता है, जिसकी अक्सर चर्चा मीडिया में होती है। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर एस्टेरॉइड्स अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। गलत है, गलत है, ठीक है। दरअसल समझ लीजिए कि फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम है क्या, ये वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है। ये क्या है, वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है जो अर्थ के ऑर्बिट को यूज करके अपने डेस्टिनेशन को टारगेट करता है। दैट्स ऑल। जो अर्थ के ऑर्बिट को इस्तेमाल करके अपने टारगेट को क्या करता है, डिसाइड करता है, और जस्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट इट डीऑर्बिट्स थ्रू अ रिट्रोगेट इंजन बर्न। और जैसे इसका टारगेट जो है के पास से पहुंचने वाला होगा, ये क्या करेगा, इंजन बर्न करके अपने टारगेट्स को रिट्रोगेट कर देगा। तो पहला गलत है। स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सर्वाइव, गलत है। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। A spacecraft moves along a comb with the same speed and plays a probe
on its surface. C इसका सही जवाब है, आइए देखा जाए. A fractional orbit bombardment system is a warhead delivery system. As I told you earlier, ये कैसा सिस्टम है? युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है. That uses the low Earth orbit, जो पृथ्वी की निचली कक्षा का इस्तेमाल करता है. And its target towards its target destination, और यहाँ से जो है यह अपने डेस्टिनेशन को टारगेट करता है. और अपने टारगेट पर पहुंचने से ठीक पहले इट डी ऑर्बिट्स थ्रू अ रेट्रोग्रेड इंजन बर्न, और इस अपने ऑर्बिट से पहुंचने से पहले यह उस ऑर्बिट को छोड़ देता है. द आइडिया बिहाइंड फोर्ब्स इज अ वॉरहेड टू पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट एंड deorbits over the target, and if the target and launch position is line up, then the warhead keeps going round and it will complete a circle of the hole. जब दोनों एक सिद्ध होगा तो क्या करेगा? ये पूरा घूम करके एक सर्कल बनाएगा और फिर ये उसी ऑर्बिट पे क्या करेगा? फॉलो करेगा. ये सब साइंस के सवाल है. 65वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड. कहा ऐसा कौन सा इसमें से क्यूबिट किसमें आएगा? क्लाउड सर्विसेज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, और इसके बाद बोलता है कि दृश्यमान विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दृश्यमान संचार प्रौद्योगिकी और वायरलेस, ये आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग जिसमें आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग. The French quantum supremacy was coined in the year 2011 by John Preskill, professor of theoretical physics at California Institute of Technology. Quantum supremacy refers to a problem-solving process by the quantum computer that cannot be solved by the classical computer and its normal lifetime. कहा ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या करेगा? क्वांटम सुपरमेसी एक फ्रेज था जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने दिया था, और क्यूबिट्स के माध्यम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. क्वांटम सुपरमेसी के माध्यम से आप कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था. क्वांटम बिट को ही क्यूबिट कहा गया शॉर्ट में. ठीक है. A quantum bit is the smallest unit of quantum information, which is the quantum analog on the regular computer bit used in the field of quantum computing. They operate according to the two key principles of quantum physics and superposition of the entanglement. ठीक है. तो क्यूबिट जो है, क्यूबिट क्या है? क्वांटम बिट है और क्वांटम इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है जो क्वांटम एनालॉग और रेगुलर कंप्यूटर बिट के फील्ड में, क्वांट कंप्यूटिंग के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. 1 2 3, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. कहता है कि विच ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड एज शॉर्ट रेंज. हाँ, SRD शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो जान लीजिए कि ये तीनों है. क्या है? तीनों है. ऑल ऑफ दीज. शॉर्ट रेंज डिवाइस आर रेडियो डिवाइसेस. रेडियो डिवाइसेस होते हैं जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से काम करते हैं. दैट ऑफर अ लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस with the other radio services, usually because their transmitted power, hence their range is low. जब भी ट्रांसमिटेड पावर ज़्यादा होगा तो रेंज क्या होगी? कम हो जाएगी. ट्रांसमिटेड पावर कम होगा तो रेंज क्या होगी? बढ़ जाएगी. और इसीलिए इसको जो है शॉर्ट रेंज डिवाइस कहते हैं. कहाँ यूज होता है ये? एक्सेस कंट्रोल, डोर और गेट ओपनर्स. आपने देखा होगा ना, वो कार्ड लगता है होटल्स में, चेक इन चेकआउट के लिए वो कार्ड लगता है, कार्ड टच करते हैं गेट पे. तो इंक्लूडिंग डोर एंड गेट ओपनर्स, अलार्म्स एंड मोमेंट डिटेक्टर्स, उसके बाद CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन्स एंड कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइसेस इंक्लूडिंग वायरलेस माइक्रोफोन्स आर इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स. इन सब में SDR यूज होता है. लोकल एरिया नेटवर्क्स में होता है, मेडिकल इम्प्लांट्स में होता है, मेंटरिंग डिवाइसेस में होता है, रिमोट कंट्रोल में होता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट, टेलीमेटिक्स और टेलीमेट्री में, इन सब में शॉर्ट रेंज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है. 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विथ ह्यूमन टिश्यूज, पहला। दूसरा कहता है बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। तीसरा कहता है बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवं आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन जो नीचे दिया गया है वह सही है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें से जो नीचे दिया गया है वो सही है? पहला कहता है बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा प्रत्यारोपण पर बन सकते हैं। बायोफिल्म खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकते हैं और बायोफिल्म एंटीबायोटिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तीनों ही सही, ठीक है, तीनों पे हो सकता है। बायोफिल्म इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in which microbial cells adhere to each other on living and non-living surface, यानी दोनों पर आ सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों सरफेस पर आ सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर कहता है बायोफिल्म फॉर्मेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस स्टार्टिंग विथ अटैचमेंट टू सरफेस देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो कॉलोनी दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3-dimensional structure and finally ending with maturation followed by detachment। ठीक है, during biofilm formation many species of bacteria are able to communicate with one another through a specific mechanism called quorum sensing. And it is a system of stimulus to coordinate different gene expression. Bacterial biofilms is less accessible to antibiotics and the human immune system and thus pose a big threat to public health because of its involvement in a variety of infectious diseases. So statement 3 is also correct. Biofilms may form on living or non-living surface and can prevent in natural, industrial and hospitals setting. Question number 68. Consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics are made of both bacteria and yeast. कहता है कि प्रोबायोटिक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और प्रोबायोटिक्स जो है किससे किससे बन सकता है, तो बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों, बिल्कुल सही बात है। The organism in probiotics are found in food we ingest but they do not naturally occur in our gut. ये गलत, सेकेंड वाला गलत। तीसरा कहता है प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, बिल्कुल सही है। ए और तीसरा सही है, ए और पहला और तीसरा सही, इसलिए इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रोबायोटिक्स आर फूड दैट आर मेड अप ऑफ गुड लिव बैक्टीरिया आर यीस्ट, बिल्कुल सही बात। किससे बना है ये? लिविंग बैक्टीरिया से बना है और यीस्ट से बना है ये। ठीक है, दैट नेचुरली स्टे इन ह्यूमन बॉडी, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से मनुष्य के शरीर में रहता है। ह्यूमन बॉडी इज अ होस्ट टू गुड एंड बैड बैक्टीरिया बोथ, हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया रहते हैं। वेन एवर वन गेट्स इन एन इन्फेक्शन देयर इज अ मोर बैक्टीरिया दैट इज बैड। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स एड गुड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बॉडी, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट नेचुरली स्टे इन बॉडी। ओके, बैक्टीरिया इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव एडिशन टू द बॉडी, इट इज पॉजिटिव टू। बैक्टीरिया हमेशा नेगेटिव का जरूरी नहीं है, कई बार ये पॉजिटिव भी होता है। एंड प्रोबायोटिक्स आर द पार्ट ऑफ लार्जर पिक्चर कंसर्निंग बैक्टीरिया एंड योर बॉडी विच इज कॉल्ड योर माइक्रोबायोम। दीज माइक्रोब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड प्रोटोजोआ, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने नट सेल में लिखा है बैक्टीरिया के बारे में, प्लीज डू गो विद दैट। ये क्या आपकी हेल्प करता है किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, कीपिंग बैड बैक्टीरिया फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड मेकिंग वन इल, create vitamins in the body, helps support the cells that line your gut to prevent bad bacteria you may have consumed from entering your blood, breakdown and absorption of medications. अतः
दूसरा वाला इनकरेक्ट था और तीसरा वाला करेक्ट था। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 69। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोविड-19 के वैक्सीन निर्माण के बारे में कुछ कथन दिया गया है, आपको इस कथन के बारे में बात करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पुणे वाला, प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, विच वन ऑफ द एबव आर करेक्ट। कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल और केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वह गलत है। इसने mRNA का नहीं इस्तेमाल किया गया था, ये गलत है। पहला गलत है, पहला गलत मतलब खत्म है कहानी। बी राइट आंसर। mRNA टेक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बनाया गया था, बल्कि ये रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन पे बनाया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म विच यूज रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डिफिशिएंट चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर एंडिंग इन कोडिंग द सार्स। ठीक है। स्पुतनिक 5 जो है वर्ल्ड का फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन था, बेस्ड ऑन अ वेल स्टडीड ह्यूमन एडेनोवायरस या एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये सही था, वह वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बना था स्पुतनिक। क्वेश्चन नंबर 70। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर, एक सौर ज्वाला या सौर तूफान अगर भड़क जाए, रीचेज द अर्थ, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एफर्ट्स ऑन द अर्थ। तो निम्नलिखित में से धरती पे क्या क्या संभव है अगर कोई सौर तूफान भड़क जाए या धरती पर पहुंचता है, तो क्या क्या संभव है? पहला कहता है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, का जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है। बी कहता है सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। थर्ड कहता है पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। फोर्थ कहता है इंटेंस auroras could occur over much of the earth. Fifth कहता है forest fires could take place over much of planet. Sixth कहता है orbits of the satellites could be disturbed. और सेवंथ कहता है short wave radio communication of the aircraft flying over polar region could be interrupted. का जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। सुनामी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आ सकती है। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकता है। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र अरोरा हो सकता है। ग्रह के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है। उपग्रह की कक्षाएं अस्त व्यस्त हो सकती हैं। और सातवां, ध्रुवीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों को शॉर्ट वेव संचार बाधित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि सुनामी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है, गलत है। दूसरा वाला गलत है। अब देखो दूसरा किस में है, यानी ये गलत और ये गलत, बचा क्या? सी। इम्पैक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर ऑन सियामीज ऑन अर्थ, द स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज, सोलर स्टॉर्म्स कैन हिट ऑपरेशंस ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विस लाइक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रेडियो सैटेलाइट। यानी ये हो सकता है जीपीएस और रेडियो सैटेलाइट जो पोजिशनिंग है वह आपकी विफल हो सकती है। जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन होंगे सब विफल हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी आपका मैग्नेटोस्फीयर में जो भी काम हो रहा होगा सब विफल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स जो है ऑन स्पेस वॉक फेस हेल्थ रिस्क फ्रॉम पॉसिबल एक्सपोजर टू द सोलर रिडक्शन एंड अदर एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स, पावर ग्रिड्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स आर वल्नरेबल। ये सब जो प्रोग्राम संवेदनशील है ये सब प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, आइए 71वां सवाल। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ।
कहता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों में उत्सर्जन में कमी के वादों की निगरानी करता है वो क्या है, जो ये देखता है कि पर्यावरण के खिलाफ क्या क्या आप लोगों ने इमिट किया है। कहता है डेटाबेस क्रिएटेड बाय अ कोलिएशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सही है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, बिल्कुल यही सही है, बाकी सब गलत है। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज गलत है। कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज गलत है। एजेंसी प्रमोटेड एंड फिनांस्ड बाय UNEP गलत है, इसका सिर्फ ए सही है, बाकी गलत है। आइए देखा जाए एक्सप्लेनेशन। द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस दैट ट्रैक्स गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन एंड मेजर्स it against the globally agreed Paris Agreement aim of holding warming well below 2 degrees centigrade and pursuing efforts to limit warming of 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कोशिश ये है कि 1.5-2 डिग्री नहीं बल्कि 1.5 डिग्री से भी पर लाकर के उसको क्या करना है, रोक देना है। A collaboration of two organizations, Climate Analytics and New Climatic Institute, ये दो इंस्टीट्यूशन है इसके, और द कैट हैज बीन प्रोवाइडिंग दिस इंडिपेंडेंट एनालिसिस टू पॉलिसी मेकर सिंस 2009 से जो है नीति निर्धारकों को इसका जो है डेटाबेस का एनालिसिस करके दे रहा है। 72वां सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। कहा क्लाइमेट ग्रुप एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु कार्यवाही को चलाता है ठीक है। दूसरा कह रहा है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। का जलवायु समूह के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक वैश्विक पहल शुरू की है, उसका नाम है EP100। तीसरा कह रहा है कि EP100 उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करते हुए ऊर्जा दक्षता में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को एक साथ लाता है। थर्ड कह रहा है कि EP100 ब्रिंग्स टुगेदर द लीडिंग कंपनीज committed to driven innovations in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering emissions reduction goal। तीसरा भी सही है। और अब कह रहा है चौथा कि कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की मेंबर है, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 गठबंधन का सचिवालय, गलत। बी इज द राइट आंसर। भैया दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, देखो फिर देखो दूसरा नहीं होगा, खत्म कहानी, ठीक है। आइए, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट फाउंडेड इन 2003 with the office in London, New York, New Delhi, Amsterdam and Beijing. Their mission is to drive climate action fast. This group builds the run networks. So statement 1 is correct. Good. EP100 is a global initiative led by international non-profit climate group being together over 120 energy smart business. ये गलत नाम दिया है, ये नाम गलत दिया है, ठीक है। ये एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज करेक्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन EP100 इनिशिएटिव, सो 4 इज ऑल्सो करेक्ट, okay. Climate group is a secretariat is the under 2 coalition and works with the governments to accelerate climate action through 4 work streams: pathways, policy action, transparency and diplomacy. Hence 5 is incorrect. 73वां सवाल,
इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, कहता है यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनी, अतः ये तो तय है कि वेटलैंड कैसे काम करेगा, किडनी की तरह काम करेगी। Which one of the following functions of wetlands best reflect the above statement? का किस कथन से ऊपर की बातें सच साबित होती हैं? देखिए, का वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित रूप से आर्द्र भूमि जो है इसकी किडनी है, इसका गुर्दा है, और इनमें में से कौन सा कार्य उपरोक्त कथनों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए, आर्द्र भूमि में जल चक्र में सतही प्रवाह, उपमृदा रिसाव और वाष्पीकरण शामिल है। अब द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इट इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल परकोलिएशन एंड इवापोरेशन, सही है। दूसरा बी, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलास्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव, गलत है। वेटलैंड्स गलत है, उसको सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल, इसमें गलत है। एक्वेटिक प्लांट अब्जॉर्ब हैवी, ये सही है। इसका आंसर देखिए ए और डी दोनों सही है। क्या होगा वो कमीशन डिसाइड करेगा, क्योंकि फेफड़ा कह रहा है, तो फेफड़ा जो है, जो आपका किडनी है, वह इसेंशियल जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वेटलैंड भी क्या करता है, धरती के इसेंशियल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व द सरफेस रनऑफ एंड सबसॉइल प्रोकोलिएशन एंड इवापोरेशन, सही है पहला। एक्सप्लेनेशन कहता है द किडनी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी, जितना भी किडनी है आपके बॉडी का, वो सब किडनी जो है आपको जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जितना कचरा है, वो सब बाहर निकालता है। योर किडनी ऑल्सो रिमूव द एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी में जितना भी एसिड बना उसको बाहर निकालता है। एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, और आपके शरीर में नमक, पानी और खनिज तत्वों का एक उचित मिश्रण बना करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, उचित मिश्रण बना करके रखता है। In the same manner as the sediment access nutrition and chemicals flow off the land, wetlands filter and the runoff before it reaches open water. Nutrition are sorted and absorbed by the plants or microorganisms. Sediments settled on the bottom of the reaching in the with slow water flow. ठीक है, अतः उसका जो ए और डी दोनों ही हो सकता है। कौन हो सकता है, ए और डी दोनों ही हो सकता है। ठीक है। 74 in the context of in WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहा WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला कहता है द 24 आवर्स मीन PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 UZ पर मीटर क्यूब। कहा कि PM 2.5 का 24 घंटे का माध्य 15 UZ मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। दूसरा कहता है एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर खराब मौसम की अवधि के दौरान होता है। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। और थर्ड कहता है कि PM10 फेफड़ों की बाधा को भेद सकता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। PM10 कैन पेंट्रेट द लंग बैरियर एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। और चौथा कहता है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। का हवा में अत्यधिक ओजोन होने से अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। इसमें से कौन सा सही है, इसमें से पहला और चौथा सही। The updated guidelines state the annual average concentration of the PM 2.5 should not be exceed 5 UZ। वहाँ क्या था, 15 UZ था, 5 UZ, while 24 hours
एवरेज एक्सपोजर्स शुड नॉट एक्सीड, का इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। कहा हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द सनी वेदर, जब धूप ज़्यादा होगी तब जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का पॉल्यूशन होगा। और PM10s आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेट डीप इनटू लंग्स बट 2.5 कैन इंटर द ब्लड स्ट्रीम, का 2.5 भी जो है रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू ओजोन इज लिंक्ड टू द एग्रीवेशन ऑफ अस्थमा एंड लिंक्ड टू मेनी कॉजेज ऑफ अस्थमा, ठीक है, उससे अस्थमा हो सकता है। विथ रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुच्ची क्या है? कवक है, इट्स अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, ये अमूमन एक मशरूम है। क्या है गुच्ची? मशरूम है ये, ठीक है, ध्यान देना। यह हिमालय वन क्षेत्रों में उगता है। इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, का इसके व्यावसायिक रूप से उत्तर पूर्व भारत की हिमालय की तलहटी में खेती की जाती है। एक और दो सही। सी, गुच्ची मशरूम इज ए स्पीसीज ऑफ फंगस इन द फैमिली, ठीक है, क्या है वो? फंगस है, यानी पहला सही होगा, कवक है। कहाँ होता है? द मशरूम कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियल एंड ग्रो इन कॉनिफोर फॉरेस्ट, ये उत्तराखंड और जम्मू और हिमाचल में होगा, यानी फुट हिल्स में होगा। कहाँ होगा? पहाड़ों में, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पॉलीथाइलिन और टेराफिथलेट, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाइथिलीन और टेराफिथलेट के संदर्भ में जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में व्यापक है, तथ्यों पर विचार कीजिए। कहता है पहला कि इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रेनफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। कहा इसके जो कीटाणु हैं, इसके जो गुण हैं, उसको सुदृढ़ करने के लिए ऊन और कपास के रेशों को मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, ऊन और कपास के रेशों को मिलाइएगा तो इसका जो गुण होगा और ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मजबूत होगी। इससे बने कंटेनरों का उपयोग किसी भी माध्यम में गलत है, गलत है। दूसरा सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। द पेट इज कंप्लीटली रिसाइकेबल प्लास्टिक है ये, और इसका आप यूज जो है किसी भी मादक पदार्थ को स्टोर करने में नहीं कर सकते हैं। दूसरा गलत, तो मतलब ये गलत, ये गलत। इससे बनी बोतलों को रिसाइकिल किया सकता है, यानी पहला और तीसरा सही जवाब। आइए, दे आर ऑफन यूज्ड इन ड्यूरेबल प्रेस ब्लेंड एंड विथ other fibers such as rayon, wool, cotton, reinforcing the inherent properties of those fibers while contributing to the ability। कहता है कि इसका इस्तेमाल जो है ड्यूरेबल प्रेस ब्लेंड के कहता है, और यह रिसाइकेबल भी है। क्या है? और लिकल बिकम्स क्रायोनोजेनिक व्हेन स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। कहा अगर वो उसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। अगला कहता है कि इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी नहीं है। गोल्डन महासीर क्या है? एक फ्रेश वाटर फिश है ये, फ्रेश वाटर लार्ज फिश। देख लीजिए, गोल्डन महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर ऑफ द वाटर एंड फाउंड ओनली इन कावेरी रिवर बेसिन, द इंडियन nightjar species and nocturnal birds with long pointed wings and short legs. Spoonbill is unique aquatic bird, इसमें spoonbill भी aquatic bird है, और white apses are large aquatic birds with football shape of bodies. 78. Which of the following are nitrogen flexing plants? इसमें से कौन कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा है? अल्फा, अमरनाथ, चना, तिपतिया घास यानी क्लोवर,
पर्सलिन, कुल्फा एंड पालक स्पिनच। कौन कौन सा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वालिटी होती है? 1, 3 और 4। देखिए इस पिक्चर समझिएगा कि पालक नहीं होगा, और पालक नहीं होगा मतलब खत्म है कहानी। पालक से देखो जब भी होगा ना, पालक अलग से, जो दलहन जितना होगा दलहन से होगा। दलहन नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होगा? दलहन से होगा। पालक जो है रिच सोर्स ऑफ आयरन है। पालक गलत तो मतलब तीनों गलत। देखो खत्म बात। अमरनाथ स्पिनच, पर्सुलेंस आर नॉट नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट्स। वी हैव टू प्रोवाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहता है बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। का बायोरॉक जो है किसके बारे में बात करता है? बायोरॉक जो है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के बारे में काम करता है, या रिसोर्टेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बायोरॉक और मिनरल assertion technology is a coral reef resortation technology that utilizes a low voltage electricity to improve the health and growth rates of corals and other marine organism। ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, इससे हम कोरल और अन्य जो जलीय ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। और कहा द टेक्नोलॉजी वर्क बाय पासिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स इन द वाटर। कहा इलेक्ट्रोड्स के जरिए वाटर में थोड़ा सा करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं। आइए, द मियावाकी मेथड इज ऑल्सो नोन फॉर द। कहा मियावाकी मेथड क्या है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग गलत है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेड्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। कहता है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा। गलत है, वाणिज्यिक खेती नहीं है, वन विकास है ये, वन विकास। अनुवांशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग करके गलत है, उद्यान विकास नहीं है। हाँ देखो सी आ गया। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज से इज द करेक्ट आंसर। एंड हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, ये भी गलत है। द मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 to 4 trees per square meter. Miyawaki forest grow in 2 to 3 years, are self-sustaining। ये था 80 सवाल। 61 से 80 हम लोगों ने बात किया। 81 से 100 जो लास्ट सेगमेंट है हम लोग वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन, डू मैसेजेस, डू कमेंट्स। Please follow the channel, like and subscribe also. Thank you so much. Jai Hind.